गाजर खाइए, दिन भर खाइए। क्या हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म जो कि दिया गया है साथी लॉन्च किया है ना? तो भैया एक आपका प्लेटफॉर्म है जिसका नाम साथी आपका है, और देखा जाए तो भैया किसके सहयोग से है? 38 नंबर में ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, आईआईटी कानपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में मिस्र का सर्वोच्च सम्मान कौन है? ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है ये भैया आपके है कौन? बी नंबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो भैया अभी आपने देखा होगा कि इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा था, उसमें से बचाव चलाया गया था अभियान, जिसमें से भारतीयों को वापस लाया जा रहा था। और इस अभियान में देखा जाए तो इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 40 का बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम रही है वो आपकी क्या रही है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की जो थीम रही है, जनसंख्या की थीम रही है, वो क्या रही है? देखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर, याद रखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, एनालिसिंग द पावर ऑफ जेंडर से इक्वलिटी, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बस आपको याद रखिएगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना पूछे, बाकी ये पूछेगा कि जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है ना? पीईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, जो पेट एग्जाम पहली बार हुआ था तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लैंडर ऑफ द थंडर ड्रैगन जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? नेपाल को कहते हैं या भूटान को कहते हैं? क्या बनेगा? भूटान कहेंगे। वेरी गुड, यहाँ पर आंसर जो आपका डी नंबर है जिसका भी आया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? आप कहेंगे सर इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर नाइजीरिया है, नाइजीरिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद इथोपिया का नंबर आता है, फिर मिस्र का तीसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मुद्रा में जो आपका 2000 रुपए का नोट है इसका आकार क्या है? अब तो भैया ये मुद्रा चलन से बाहर हो गया है ना, लेकिन फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए जो मुद्रा चल रही थी 2000 रुपए वाली, इसका आकार जो आपका है वो कितना है? तो दोस्तों याद रखिए इसका आकार जो आपका है वो है आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी 66 है और जिसकी लंबाई है 166 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कलर कैसा था? मेजेंटा कलर था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? हमने कहा जब आसियान है और आसियान का जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको रट्टा मार लेना है, मतलब जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल एग्जामों में तो बस ये या तो आसियान पूछेगा आपसे या तो सार्क पूछेगा, आसियान पूछेगा या तो सार्क पूछेगा, क्योंकि आसियान में जो आपके सदस्य हैं वो आपके 10 सदस्य हैं, है ना, और आपका जो सार्क है उसमें आपके 8 सदस्य हैं। अब याद रखिए आसियान में 10 सदस्य हैं लेकिन इसमें भारत सदस्य नहीं है, याद रखिए इसमें से भारत सदस्य नहीं है। बाकी जो आपका सार्क संगठन है उसमें 8 सदस्य हैं और सार्क में दोस्तों याद रखिएगा म्यांमार और चीन सदस्य नहीं है। तो दो ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इस चीज को रट्टा मान लीजिएगा कि सार्क के संगठन में 8 सदस्य देश हैं जिसमें आपका चीन और म्यांमार नहीं है, बाकी जो आपके पड़ोसी देश हैं और भारत वो आपके हैं। और आसियान में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा कि भारत इसका सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन इसी रूप में होगा, इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? प्रथम कंप्यूटर वायरस जो आपका है इनमें से है, इसका नाम है दोस्तों क्रीपर। क्या नाम है? क्रीपर। क्रीपर जो ऑप्शन है यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अब पहला मत लगा देना कि भाई आई लव यू तो बहुत बार पढ़े हैं, है ना, तो याद रखिए यहाँ पर जो क्रीपर शब्द आपका है डी नंबर ये आपका जवाब है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये देखा जाए तो एक बॉब थॉमस थे, है ना, जो कि 1971 में यहाँ पर बनाया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो मनाते हैं वो कब को मनाते हैं? आप कहेंगे ये डेट बिल्कुल भूलना नहीं है, याद रखिए 31 अक्टूबर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा और ये 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। बाकी यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन कुछ और भी काम हुए थे। क्या हुए थे? जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है, ये आपके बनकर केंद्र शासित बनकर तैयार हुए थे दोस्तों, याद रखिएगा। 370 का काम खत्म हुआ था और आपके दो आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, इसलिए आपको याद रख लेना है, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो कि उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे, है ना, दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात होता है? तो दोस्तों यहाँ पर बताया कछार लेवी किसे कहते हैं। ये कछार लेवी जो आपका है दोस्तों असम राइफल्स, ये भारत की सबसे पुरानी आपकी है, जो आपकी असम राइफल्स है, याद रखिए आपके भारत की सबसे पुरानी आपकी कह सकते हैं आपका है ना, असम राइफल्स। और 1835 में ये इसका नाम दिया गया था। मुख्यालय कहां पर है? शिलोंग में आपका है, जिसमें 46 बटालियन है, मतलब देश का सबसे पुराना पुलिस बल जो आपका है ये असम राइफल। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि देश का सबसे पुराना पुलिस बल कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर असम राइफल्स है, ठीक है ना, जिसमें 46 बटालियन है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? तो जुड़वा मछली जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, बता सकते हैं? इतने लोगों में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इस क्वेश्चन को बता सकता है? चलिए बताइएगा।
यहाँ पर देखिए 49 का ऑप्शन आया बी नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुंदर। देखिए भैया याद रखिएगा, ये जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह लिया गया है रूमी दरवाजा से लिया गया है, ठीक है ना। रूमी दरवाजा कहां पर है बता सकते हैं? रूमी दरवाजा ये लखनऊ में है, ठीक है ना। ये लखनऊ में आपका है दोस्तों, याद रखिएगा 60 फीट ऊंचा बना हुआ है रूमी दरवाजा और काफी पर्यटन स्थल आपका रूप में है और इसका निर्माण आपके आसफुद्दौला ने करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जिला पूछा है, तो बताइए क्या बता सकते हैं आप? कहेंगे सर जी हापुड़ का नाम, यहाँ पर आंसर जो आपका डी है, हापुड़ सबसे छोटा है। लेकिन आपसे पूछे सबसे बड़ा क्या है, तो बता सकते हैं कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से है वो कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका है लखीमपुर खीरी है। कौन है? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूराताल पश्चिम बिहार जो स्थित है कहां पर है? ये सब चीजें आपको यूपी जीके में पढ़ाया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपका यूपी जीके में नहीं है जो हमने अभी तक ना पढ़ाया हो, है ना। तो इसलिए कहते हैं क्लास आपको लेना है, कोई भी प्रैक्टिस लगाइए और कहीं भी जाइए, कैसा भी प्रैक्टिस उठाइएगा, आपको यूपी जीके में समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हम इस प्रकार से आपको पढ़ा भी रहे हैं। देखो सूराताल पश्चिम बिहार देखा जाए तो सूराताल पश्चिम बिहार आपके बलिया में है। कहां पर है? बलिया, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इस यह जो प्रवासी पक्षी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला सबसे पहले एटा, एटा पश्चिम बिहार जो आपका है दोस्तों, पटना पश्चिम बिहार, अच्छा पटना पश्चिम बिहार जो आपका है वो एटा में है। क्वेश्चन पूछे पटना पश्चिम बिहार कहां पर है, तो आपके एटा में है। अगर पूछे हरदोई में कौन सा है, तो आप कहेंगे सांडी पश्चिम बिहार आपके हरदोई में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? राधे राधे भैया, राधे राधे। ये बताइए उत्तर प्रदेश में ये जो कृत्रिम अंग बनते हैं वो कहां बनते हैं? तो आप कहेंगे सर जी कानपुर में बनते हैं। कानपुर कहां पर है? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। इसका जो उपक्रम है मुख्यालय भी आपका कहेंगे आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? सिराज ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, 53 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा? जौनपुर। जो ऑप्शन आ गया है आपका सी नंबर है, आपका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो भैया एक शब्द होता है कि शेर शाह सूरी, है ना, शेर शाह सूरी, मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। शेर शाह सूरी, मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर में ही शिक्षा प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज अर्थात एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है? अब आप लोग पुलिस वाले हो ही गए हैं, है ना, आप लोग इसमें से पुलिस वाले लगभग हो गए हैं, मतलब आप लोग समझिए बन गए हैं आप लोग, ठीक है, घबराइएगा नहीं। बाकी आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए, हमारी तरफ से हिंदी और जीके में आप लोग पूरी तरीके से यूपी पुलिस बने हुए हैं। बाकी जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं उसमें आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एफआईआर का पूरा रूप क्या होता है? 54 नंबर में आप कहेंगे सर इसका होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहां पर इसे कहते हैं HSN कोड, ये आप पढ़े होंगे पहली बार। ये कोड होता है HSN कोड कहते हैं। मतलब भैया जो जीएसटी के तहत सामान होते हैं उनको व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करना होता है, तो वर्गीकृत करने के लिए HNS कोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह हर वस्तु की बिक्री का सही वर्गीकरण आपका होता है, उन पर लागू टैक्स सुनिश्चित करने के लिए आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? ये जो आपकी आर्थिक समीक्षा निकाली जाती है हर साल निकलती है, और ये आर्थिक समीक्षा निकालते हैं कौन? वित्त मंत्रालय निकालता है। कौन निकालता है? वित्त मंत्रालय निकालता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द आपको चुनना है, इसमें बेमेल कौन सा है? बुध है, पृथ्वी है, मंगल है और चंद्रमा है। क्या जवाब दे सकते हैं? यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो चंद्रमा है ये आपका इनमें से अलग है, क्योंकि चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी सभी क्या हैं? आपके उपग्रह हैं, है ना। तो आपसे क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर है। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करती है? ऋतु प्रवास करती रहती है ना, ये अपना स्थान बदलती रहती है। तो दोस्तों याद रखिए ये है आपकी भूटिया जनजाति, है ना। क्या भूटिया जनजाति है या भूटिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। भूतिया जनजाति है, भूटिया जनजाति, जो भी बोल दीजिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कालागढ़ बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ये उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना है। किस पर बना है? रामगंगा नदी पर बना है। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो भैया यह बांध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है। कहां पर है? जिम कॉर्बेट जो आपका है वहां पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य देश में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करता है? चलिए बताइएगा कि कॉफी उत्पादन जो करता है यहाँ पर भारत में ऐसा कौन सा राज्य है? यहाँ पर जवाब देना है 60 नंबर में। आप कहेंगे सर जी 60 नंबर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर कर्नाटक जो आपका है ये कॉफी उत्पादन में नंबर 1 रहता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और भारत में देखा जाए तो जैसे आपका रोबस्टा है, अरेबिका है, 2 प्रकार की कॉफी की किस्में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है रोबस्टा और दूसरी होती है अरेबिका, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध उत्तर मरेरू शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? बताएगा कि जो उत्तर मरेरू शिलालेख है ये किस राजवंश से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है आपकी चोल साम्राज्य से। किससे है? चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में वह स्थान
बताना है जो बौद्ध और जैन दोनों की ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यूपी जीके की भरमार पड़ी हुई है ना मॉडल पेपर में, और हमने सब कुछ पढ़ाया भी है। आप देखेंगे भैया जहां पर जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ये है कौन? कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि बाबरनामा आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा जो आत्मकथा है, आत्मकथा होती है जो अपने पर लिखी गई चीज होती है, उन्हें आत्मकथा कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए बाबरनामा या इसे तुजक ए बाबरी बोलते हैं, है ना, इसे तुजक ए बाबरी भी कहते हैं, और अपनी मातृभाषा में लिखा है। तो ये बताइए कि है तो बाबर की, है ना, क्या है? ये है बाबर की। अब आप ये बताइए कि भैया बाबर की मातृभाषा क्या थी, बता सकते हैं? अगर आपको ये पता है तो आपको जरूर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाबरनामा यहाँ पर याद रखिए तुर्की भाषा में, ठीक है। बाबर की जो मातृभाषा थी वो आपकी तुर्की थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे अधिक निर्णायक था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? दोस्तों याद रखिएगा, एक ऐसा निर्णायक युद्ध आया जिससे पता चल गया कि नहीं अब भारत में गुलामी मतलब हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पर भारत को अपने अंडर में कर सकते हैं। ये भैया आपका युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में ये आपका लड़ा गया था, जो कि इस युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम था, सालम दुती भी थे, है ना, और इसमें पराजय का सामना करना पड़ा था। और इसके बाद अंग्रेजों की जो सत्ता है वो आपकी स्थापना भारत में हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? मतलब जो 1857 का युद्ध लड़ा गया था ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ये है वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? चलिए, जी हाँ 1764 तो बोले होंगे। देखो आपसे कह रहा है कि संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई भारत में कब हुई थी? आप कहेंगे 1935 का अधिनियम। 1935 अधिनियम है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है? समवर्ती सूची से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। समवर्ती वाला सूची जो आपका है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा दोस्तों, याद रखिए समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा है? जनगणना। दोस्तों याद रखिए ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा जनगणना। ये जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है, संघ सूची का है। बाकी जैसे शिक्षा है, वन है, आर्थिक और सामाजिक योजनाएं हैं, ये समवर्ती सूची में आपके आती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान है? मतलब जितने भी आपके अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, है ना, उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है वो आपका अनुच्छेद आपका 30 हो जाएगा। मतलब धर्म की स्वतंत्रता के तहत जो आर्टिकल नंबर आपका 29 है और आर्टिकल नंबर जो आपका 30 है ना, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका जो 30 है, इसमें मनपसंद अपना यहाँ पर कह सकते हैं अपना जो स्कूल है वो आपका खोल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? चलिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया था किस तिथि को हुआ था? दोस्तों याद रखिए 12 अक्टूबर को हुआ था। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को, है ना, इसका गठन हुआ था। और यहाँ पर जो अधिनियम है वो आपका 93 वाला अधिनियम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारतीय संविधान सभा द्वारा क्या दिया है? भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो ये बताइएगा, सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर 70 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? सलाहकार समिति कौन थे? कौन हो जाएंगे भैया? 70 का ऑप्शन देना है। सलाहकार समिति पूछा गया, पटेल जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष, तो उप समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी, है ना, और अल्पसंख्यक के उप समिति आपके एच.सी. मुखर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है साइंस से, कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई यूनिट आपकी होती है? तो भैया किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापना है तो यहाँ पर आपकी यूनिट होती है मोल। क्या होती है? मोल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा, मोल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगर पूछे मीटर, तो मीटर जानते होंगे कि भैया लंबाई में मापने के लिए होता है। केल्विन जो होता है, ये केल्विन किसके लिए होता है? केल्विन किसका होता है भाई? ये ताप का एसआई मात्रक होता है ना। कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है? अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं गंगा दूषित है आपके कानपुर से इलाहाबाद के बीच में। क्यों दूषित है? क्योंकि यहाँ पर कानपुर चमड़ा नगरी है, कानपुर चमड़ा नगरी है और यहाँ पर चमड़ा की धुलाई होती है। अब यहाँ से देखा जाए निकलता क्या है, तो निकलता है यहाँ पर जो ऑप्शन सी आपका डी दिया है, डी, है ना, यहाँ पर जो आंसर डी दिया गया है, यहाँ से क्रोमियम, क्या है? क्रोमियम जो धातु आयन है गंभीर रूप से जल का प्रदूषण का मेन कारण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? हमारे ब्रह्मांड में जो आपका सबसे ज्यादा कह सकते हैं पाया जाने वाला जो आपका कह सकते हैं तत्व है वो कौन सा है?
सबसे हल्का चीज होगा। हमने भारी चीजें पृथ्वी में है, हल्की चीजें कहां पर है? आसमान में, अंतरिक्ष में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए ये जो हल्का है इनमें से सबसे हल्का हाइड्रोजन है। तो भैया हाइड्रोजन जो आपका है ना ये सबसे ऊंचाई में आपको मिलेंगे, भारी चीजें पृथ्वी के धरातल में आपको मिलेंगे। तो हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? यहाँ पर देखिए आप कहेंगे विटामिन B1 होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाए, विटामिन B1 की कमी से होता है ना। और इसका रासायनिक नाम क्या है? आप कहेंगे थायमीन हो जाएगा, है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अष्टक सिद्धांत यहाँ पर प्रदान किया था? अष्टक सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? चलिए, मतलब यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर पहले तत्व और 8वें तत्व के गुण समान होते हैं, ये इसका रूल कह रहा है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा, इनका नाम है न्यूलैंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर हो जाएगा जॉन न्यूलैंड्स, जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो